मेरे केस में बात ये पिछले साल की है, जब मुझे अपना बिज़नेस रजिस्टर करना था क्योंकि यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज़ हो गया था और उसकी जो इनकम है, वो उस लिमिट पे पहुंच गई थी जब मुझे उसको डेबिट करना था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की ये वीडियो एक फाइनेंस रिलेटेड होने वाली है, बट इसके साथ आता है एक डिस्क्लेमर, ये बताने के लिए मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ और ये जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, ये मेरा खुद का है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन होने के बाद किया। इन केस अगर आपका केस डिफर करता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप अपने कंपनी को, एग्जिस्टिंग अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है उसको कॉन्टैक्ट करिए एंड उसी के साथ साथ आप अपने आउसलैंडर बिहोडे जो आपका वीज़ा ऑफिसर है उसको कांटेक्ट कीजिए एंड वो दोनों लोग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कैसे प्रोसीड करना है आपके केस में। सो ये बात है पिछले साल की, जब मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज होने के बाद उससे इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड टाइम मुझे अपना बिजनेस रजिस्टर कर लेना चाहिए सेफ साइड रहने के लिए, क्योंकि वैसे ही आप एक फॉरेन कंट्री में रहते हो और अगर कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फाइन वाइन लग जाता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन में ना पड़ूं, इसलिए मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। और सबसे पहले तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अपने आप एम्प्लॉयर से परमिशन लोगे तो आप अपने मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको रीडायरेक्ट करेंगे एचआर को, या फिर अगर आप एचआर को अप्रोच करोगे तो वो भी वापस से क्लैरिफाई करेंगी आपके मैनेजर के साथ। तो दोनों लोगों को लूप में पहले मैनेजर को रख लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उनको जब आप बताओगे, बस आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका जॉब ऑफर है, अगर आप एम्प्लॉयड हो जर्मनी में, तो बस ये देखना होगा कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो वो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, मतलब ऐसा हो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी की तरह ही काम करने वाली आप दूसरी कंपनी खोल रहे हो, तो उन केसेस में शायद कंपनी आपको मना कर सकती है, बट आई डोंट नो। बट सिंस यूट्यूब बहुत ही अलग है, जो मैं प्रोफेशनल काम करती हूँ, तो मुझे अप्रूवल मिल गया मैनेजर एंड एचआर से। उस लेटर को मैंने अपने पास रखा ईमेल में एंड साथ ही में मैं पैरेलली बात कर रही थी अपने वीज़ा ऑफिसर से। तो वीज़ा ऑफिसर ने बोला था कि जब तुम्हारे ऑफिस से परमिशन आ जाए तो वो लेटर मुझे भेजना एंड उसके बाद हम चेंजेस करेंगे तुम्हारे सुजाट्सब्लाट में, जो एक ग्रीन पेपर मिलता है आपके वीज़ा के साथ। तो जनरली जब आप जर्मनी में आते हो तो आपको रेसिडेंस परमिट मिलता है एंड देन साथ में एक ग्रीन पेपर भी मिलता है। तो उस ग्रीन पेपर पे लिखा रहता है कि आपका जो वीज़ा है वो टाइड है फलाना फलाना कंपनी के साथ, और उसमें कई बार ये भी मेंशन रहता है कि कोई सेकेंड एक्टिविटी या फिर कोई फ्रीलांस एक्टिविटी या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी अलाउड नहीं है आपके वीज़ा पे। सो यही चीज़ मुझे चेंज करानी थी, जिसके लिए मैंने लेटर लिया अपने ऑफिस से, सबसे पहले अप्रूवल वहाँ से। देन सेकेंड स्टेप जो था वो मेरा ये था कि वीज़ा ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से पहले मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन रजिस्टर करना था, और वो आपके सिटी का एक अपनी वेबसाइट होगी, वहाँ पे आपको जाके गिवर्ब अनमेल्डुंग करना है। तो मतलब आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना है और एक पोर्टल ओपन होगा, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपका नाम, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, जैसे आपका आरपी लगता है और आपका वो ग्रीन पेपर लगता है सुसाट्सब्लाट, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, देन आप क्या एक्टिविटीज़ करोगे बिजनेस में अपने, उसमें वो चीज़ें लिस्ट करनी रहती है। क्या आप सोल प्रोप्राइटर हो या फिर किसी के साथ मिल के ओपन कर रहे हो या फिर किसी से खरीदा है आपने वो बिजनेस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जर्मन में होते हैं बट क्रोम पे इजीली वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। सो जो लिंक है जहाँ पे आपको जाके ये फॉर्म भरना है, गिवर्ब अनमेल्डुंग करना है, वहाँ पे आप अपने सिटी के ही ऑफिस में जाके अपने बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो आप इजीली फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर बैकग्राउंड में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वीज़ा ऑफिसर के पास चली जाएगी। सो अब आता है थर्ड स्टेप, जब आपने अपने वीज़ा ऑफिसर से बात कर रखी है ईमेल में, उनके पास ट्रेड ऑफिस से, जो आपका ये जहाँ पे आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो फॉर्म फिल किया आपने ऑनलाइन, वो पहुँच जाता है आपके वीज़ा ऑफिसर के पास। तो मेरी वीज़ा ऑफिसर ने बोला कि मेरे पास तुम्हारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट आ गया है ट्रेड ऑफिस से, नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर सप्लीमेंट्री शीट। तो उस पर उनको ऐड करना था कि जो यूट्यूब, कि मैं एक पैशनेट यूट्यूबरिन हूँ,
और ये मेरी सेकेंड एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अभी भी मेरी कंपनी का है, और ये चीज़, ये लाइन उन्होंने ऐड की मेरे, अब पहले तो अपॉइंटमेंट दी, उस अपॉइंटमेंट लेके जब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने बोला था कि 50 यूरो लेके आना। तो ये या तो आप कैश में भी लेके जा सकते हो या फिर आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हो। तो इसको चेंज करने की, जो आपके पीछे टेक्स्ट लिखा रहता है उस ज़ुज़ाट्सप्लाट्स पे, उसको चेंज करने की फ़ीस इज़ 50 यूरो। तो ये फर्स्ट खर्चा हुआ था मेरा। और अब मैं वीज़ा ऑफिसर से मिली, उन्होंने चेंजेस किए और हाथ के हाथ मुझे मेरी नई ज़ुज़ाट्सप्लाट दे दी, पुरानी वाली रख ली, एंड देन वो लेके मैं वापस आ गई। नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद, अब आपने जो ऑनलाइन बिजनेस रजिस्टर किया था उसका भी एक कॉस्ट है। तो मेरी सिटी में वो है 28 + 8 मतलब 36। तो ये दो कॉस्ट है। 8 यूरोज़ जो हैं वो आपको बाई पोस्ट भेजने के लिए हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है स्टैम्प्ड, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैंने तो वो लिया। एंड देन 28 + 8 36 यूरो की इन्वॉइस आ गई मेरे पास, और विद अ डेडलाइन कि इससे पहले आपको अपना ये पेमेंट करना है। तो मैंने उसको पे किया, एंड देन उसके बाद मेरे पास फिनैंज़ाम से लेटर पे लेटर आने लगे। तो ये लेटर्स सारे जर्मन में थे। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको, तब मैंने सोचा कि हाँ, अब रिक्वायरमेंट है मुझे अपने एल्स्टर अकाउंट को ओपन करने की। एल्स्टर एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप अपना अकाउंट तो फ्री में ओपन करा सकते हैं, और इसको ओपन करना भी थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत ही सेफ, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। तो आपके पास उसकी आईडी एक पोस्ट में आती है, देन उस आईडी रिलेटेड कोई एक्टिवेशन कोड या कुछ वो दूसरे पोस्ट में आता है। ऐसे ऐसे करके आपको अपना एल्स्टर सेटअप करना होता है, और वो सेटअप हो जाएगा। तो जो फिनैंज़ाम्स के पेपर आए थे उसमें कुछ फॉर्म्स मेंशन थे जिसको मुझे एल्स्टर पे जाके फिल करना था। अब ये फॉर्म्स क्या थे? सो जो पहला फॉर्म था वो है फ्रागबोगन फॉर स्टॉयलिशन अरफासुंग, मतलब कि क्वेश्चनेयर फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन थे, और एल्स्टर पे जाके उसको मैंने फिल किया, एंड देन ये पहला सक्सेसफुल फॉर्म मेरा चला गया। बट यहीं पे स्टोरी नहीं ख़त्म होती है। इसके बाद फिनैंज़ाम्स में मुझे 2 फॉर्म और भेजे। उन फॉर्म्स के नाम हैं गिवर स्टॉयर क्लैरुंग, और दूसरा है ऊबर ट्रांगुंग प्रोटोकॉल। तो इन 2 फॉर्म का जो मुझे अभी याद आ रहा है, उसमें यह पूछा जा रहा था कि आपने अभी तक अपने बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया है, क्या क्या आपके मतलब एक्सपेंसेस थे, और कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले साल। जैसे मैंने 21 में किया था, तो 21 का पूछ रहा था, और ये पूछ रहे थे कि कब रजिस्टर किया था, तो उस साल में क्या सिचुएशन थी। देन 2022 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और आपके क्या क्या मतलब कैसे बिजनेस मैनेज कर रहे हो। तो थोड़ा उसमें उनको आइडिया लग जाए कि कितने बड़े स्केल पे ये बिजनेस हो रहा है। कोई छोटा मोटा बिजनेस है, छोटा मोटा मतलब कि कम इनकम वाला, या फिर कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे तो लगा कि भाई इतना तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एक्सपेंसेस भी काफ़ी थे। अब जब आप यूट्यूब वगैरह करते हो, तो जैसे कैमरा है, तो कैमरा जो मैंने ख़रीदा वो उसको मैं एज एन एक्सपेंस दिखा सकती हूँ। तो फिर मैंने कॉल किया फिनैंज़ाम को, मैंने उनसे बोला कि मेरे बिजनेस में अभी जो मेरा फर्स्ट ईयर का है उस पर मेरा कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आप उसमें 0 डालोगे, मतलब आप 0 डालोगे। बट आप अगले साल के लिए एक एस्टिमेट बता दो कि आपका जो जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है या फिर आगे होगी तो कितनी होगी। तो फिर जैसे मैंने ऐसे 500, कहीं पे कुछ 1000 यूरो ऐसे करके डाल दिया। बट ये सारी चीज़ें मुझे ट्रैक कर रही हूँ मैं, अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम, ताकि जब मैं इसको आगे जाके और फाइल करूँगी तो फिर मैं उसमें एग्जैक्ट मेंशन कर सकती हूँ कि 2022 में मेरी ये इनकम थी, ये एक्सपेंस था, उस हिसाब से मेरे टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। सो ये जो 2 फॉर्म है ये भी एल्स्टर पे ही मैंने फिल किए थे, और वो वहाँ से ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाते हैं। इन रिप्लाई कुछ भी अगर वहाँ से रिप्लाई आना रहता है तो वो बाय पोस्ट आता है। सो जैसे मान लीजिए आपने कुछ फॉर्म गलत फिल किया या फिर कुछ गलत हो गया, तो जो फिनैंज़ाम्ट है वो आपको आपके एड्रेस पे फॉर्म भेजेगा, मतलब पोस्ट भेजेगा, और उस पोस्ट में लिखा रहता है क्लियरली, जर्मन में आता है पोस्ट, कि ये चीज़ें मिसिंग है तो आप इसको वापस से रीफिल कीजिए। तो ये थी मेरी कहानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। देन एक लिमिट होती है कुछ 22,000 यूरोस पर ईयर की। अगर आप
कि कंपनी इससे ज़्यादा अर्न नहीं कर रही होती है तो आपको वैट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप इससे ज़्यादा अर्न करते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको वैट रजिस्टर करना होता है। सो वैट रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको अपने फाइनेंसएम्ट को कांटेक्ट करना है। आप अपने फाइनेंसएम्ट को कॉल करके भी उनकी ईमेल आईडी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है फाइनेंसएम्ट की, वहाँ पे आप अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, आपकी पर्सनल आईडी, जो आपकी जो आईडी नंबर होता है वो, इनफैक्ट अगर आप स्टॉयर नंबर भी डाल देते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और फिर आप अपना बताते हो कि मेरा ये बिजनेस है और मुझे जो है वैट नंबर जो है वो क्रिएट करना है। तो फिर आप उनको ईमेल डालेंगे, एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है कि आपका जो भी क्वेरी थी वो आगे फॉरवर्ड कर दी गई है और आपका वैट नंबर भी 1-1.5 हफ्ते में आपके घर पे वाया पोस्ट आ जाता है। देन आपको ये ध्यान रखना है कि वैट रिटर्न्स आपको अप्लाई करने होते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं लोग और एनुअली भी होता है ये। बाकी बिजनेस रिलेटेड एक और चीज़ मैं मिस कर रही हूँ कि मेरे से ये भी पूछा गया था कि आपकी कंपनी में कितने लोग हैं। तो सिंस मेरी कंपनी में मैं अकेली हूँ तो मैं मतलब सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैंने वहाँ पे 0 डाला था। बट अगर आप उस हिसाब से अपनी कंपनी चला रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो आपको वो डालना पड़ेगा कि आप कितना प्लान कर रहे हैं, कितने लोग हैं, और ये फॉर्म में क्लियरली सब पूछता है। देन इन केस अगर आप अपना रेसिडेंस चेंज करते हैं एक स्टेट से किसी और स्टेट में, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में, इनफैक्ट एक घर से दूसरे घर में कहीं और, तो फिर आपको अपना बिजनेस पुराना वाला जो आपने रजिस्टर किया उसको सेम पोर्टल पे जाके डी रजिस्टर करना है। एंड जहाँ भी आप नए सिटी में जा रहे हो वहाँ पे जाके नया बिजनेस वापस से रजिस्टर करना है। तो ये डी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट एंड री रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट भी 36 यूरो है। तो जैसे मैं पहले एक रेंटेड घर में रहती थी, वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस रजिस्टर किया था, बट जब मैं यहाँ पे मूव की अपने घर में तो फिर मुझे पुराने वाले में, पुरानी सिटी में उसको डी रजिस्टर करना पड़ा। उसकी इन्वॉइस आई 36 यूरो, 28 + 8 वो पे किया। एंड देन इस सिटी में जब मूव किया तो यहाँ पे भी मुझे जाके वापस से बिजनेस रजिस्टर करना पड़ा कि ड्यू टू, और उसमें रीज़न कॉज पूछ रहा था, मतलब ड्यू टू रीलोकेशन मैं अपना पूरा जो सेटअप है वो मूव कर रही हूँ। तो काफ़ी महंगा पड़ा मुझे अपना बिजनेस रजिस्टर, डी रजिस्टर एंड देन फिर से रजिस्ट्रेशन करना। तो ये थी मेरी स्टोरी पूरी बिजनेस रजिस्ट्रेशन की, और खुद से ही किया मैंने, कोई इसमें हेल्प नहीं लगी। बट अगर आप कॉस्ट देखो तो एक बार 50 यूरो दिए थे एंड देन 36 यूरो दिए थे, तो इन दो मतलब कि 86 यूरो में आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया अगर आप एम्प्लॉयड हो। So, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहे होंगे या फिर बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे होंगे, तो विशेस फॉर यू। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।